हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं जो आईएएस का जो पेपर है जीएस 1 और 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था जीएस 1 का, उसका पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस तरीके से, इसके कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे, इसके मेन आइडिया को डिस्कस करेंगे, साथ साथ इसको सिलेबस से लिंक करते हुए डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करते हुए हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कैसे अपने पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं अपने, और जो करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए, तो हम लोग उसमें इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो जो जीएस 1 का जो पहला ये क्वेश्चन है वो भक्ति साहित्य से रिलेटेड है। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में इसको पढ़ के बता देता हूँ। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। इसका हमें 150 शब्दों में उत्तर देना है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सिलेबस से लिंक करें तो जीएस 1 का सिलेबस आप आईएएस का उठा के देखिएगा, तो उसमें पहले ही जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आपको टॉपिक जो है ऊपर में दिया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। और उसको अगर डिटेल में जाने तो हम लोग इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इससे आप इसको आसानी से लिंक कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पहले सबसे पहले कीवर्ड पर ध्यान देते हैं। तो इसमें इवेल्युएट के बोला जा रहा है कि इवेल्युएट करें। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी हम लोग परीक्षा दे रहे हों या फिर टेस्ट सीरीज दे रहे हों, तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। जब क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है दिमाग में, कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे आंसर देंगे, उसका उसका हम लोग फ्रेमिंग करते हैं दिमाग में। ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है इसके कीवर्ड। जैसे कि यहाँ पे इवेल्युएट आपको नज़र आ रहा है, कहीं पे आपको कमेंट नज़र आएगा, कहीं पे आपको एनालिसिस नज़र आएगा, एनालाइज का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसको अगर हमने उस हिसाब से उसको आंसर नहीं दिया तो हम लोग पूरे आंसर को सही करते हुए भी गलत कर बैठेंगे। तो जिस परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, जो उससे पूछा जाए, वही हमें आंसर देना है। तो ये चीज़ों को हमें सबसे पहले ध्यान देना है। और दूसरा यहाँ पर अब देखिए, इससे हम लोग क्या, इस जो क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करके हम लोग क्या उससे निकाल सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, पूछा जा रहा है भक्ति लिटरेचर के नेचर के बारे में। तो हमें बहुत ही ये सतर्क हो जाना है कि जो भक्ति लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप भक्ति की बात करें जो 700 से लेके जो 16वीं और 17वीं सदी तक चली है काल, उसमें के बीच में जब भी भक्ति के सेंट्स की और भक्ति की जो रचनाएं हैं उनकी बात हो, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको इसके इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि अगली बार जब भी आप इससे रिलेटेड कुछ पढ़ें तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल क्लिक करे कि हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ भक्ति लिटरेचर के नेचर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप उसको इवेलुएट करें, यानी कि बताएं कि आपने भक्ति लिटरेचर के बड़े में पढ़ा है तो उसका नेचर आप बताइए कि कैसा नेचर है उसका। साथ साथ उसका जो इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन क्या है उसे हमें बताना है। तो इंडियन कल्चर हम जानते हैं कि हमारे जो रहने की चाहे बात हो, चाहे बोलने की बात हो, हमारी मान्यताएं हो, चाहे फिर हमारे कपड़े पहनने का ढंग हो, चाहे हम क्या खाना खाते हों, कहाँ रहते हों, हमारे क्या कलाएं हैं, हमारे हमारा जो नृत्य है, हमारे जो संगीत है, वो सब कुछ इंडियन कल्चर के अंतर्गत आता है। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि भक्ति लिटरेचर का जो नेचर है वो क्या है और उसका जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें क्या योगदान है। तो अगली बार जब भी हम भक्ति लिटरेचर के बारे में जब हम लोग किताब उठा के पढ़ेंगे तो इस चीज़ का दिमाग हमारे अपने आप कनेक्ट कर पाएगा और हम आसानी से उन चीज़ों को पढ़ पाएंगे जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में जो चीज़ें पढ़नी होती हैं वो हम पढ़ पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, यंग बंगाल एवं ब्रह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। तो 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इसको इंग्लिश में आप देख लेते हैं। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल डिफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपको टर्म, सबसे पहले हम लोग टर्म देख लेते हैं। तो टर्म देखिए यहाँ पर, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है सीधे सीधे कि आप इसके जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हमारे यहाँ चली है, जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं, वो कैसे कैसे इंडिया में पहले शुरू हुए हैं और फिर कैसे उनका ग्रोथ होता गया।
तो उस चीज़ को हमें रेखांकित करना है, यानी कि उसको हमको डिस्क्राइब करना है अपने आंसर पेपर में, उसको लिखना है कि हाँ ऐसे शुरू हुआ और फिर ये ऐसे आगे बढ़ा। और साथ-साथ उसमें जो यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना है कि विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो यंग बंगाल मूवमेंट है और जो ब्रह्मो समाज जो थी स्थापना की गई थी, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल हम गेस करने लगते हैं एक तरह से। तो आप देख सकते हैं यंग बंगाल हमारे जानते हैं कि हम लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें यंग बंगाल का भी बहुत इम्पोर्टेंटली रूप से उसको उसमें उसका इशू को दिखाया गया है। साथ साथ जो ब्रह्मो समाज है उसको भी दिखाया गया है। तो अगली बार जब भी पढ़ें आप तो उसको इस तरीके से पढ़िएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ साथ किस तरीके से आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को पढ़ना है कि आप उसके राइज और ग्रोथ को ट्रैक कर पाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग उन चीज़ों को कैच करने लगेगा, उन्हीं चीज़ों को ढूँढ के निकालेगा जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और हाँ, इसको सिलेबस से लिंक करने की बात रह गई है, तो आप इसको जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़, इश्यूज़। तो हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जो कि 18वीं सदी के मध्य से लेके अब तक, यानी कि 2023 तक आप बात करें, तो उस तक जो भी इस बीच में घटनाएँ हुई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो घटनाएँ हैं, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हुए हैं, तो ये मत समझिएगा कि बस गांधी जी के पीरियड का ही पूछा जाएगा या फिर उसके पहले का या फिर उसके स्वतंत्रता तक के पीरियड का पूछा जाएगा, नहीं। अंटिल द प्रेजेंट है, यानी कि आज तक की पर्सनालिटीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको इस चीज़ के बारे में याद दिलाऊँगा फिर से। तो यहाँ पर इस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो इस सिलेबस का पोर्शन मैंने आपको पढ़ के बताया। तो ये एक तरह से उस समय की सिग्निफिकेंट आप इवेंट्स बता सकते हैं, इसको इश्यूज़ के नाम में ले सकते हैं। फिर इसके पर्सनालिटीज़ भी इससे बहुत सारी एसोसिएटेड थी, जैसे कि राजा राम मोहन राय, फिर आप दयानंद सरस्वती की बात कर सकते हैं, विद्यासागर की बात कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये इस समय का जो पीरियड है वो और ख़ासकर जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली यही जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, वो अंतिम में नेशनलिज़्म में बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हम पढ़ते हैं इसको। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। 150 शब्दों में इसका फिर से आंसर देना है हमें। इंग्लिश में है, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, आंसर इन 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जानते हैं इंडियन पिछली स्टेट जो है वो अब जब उसका इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो एक्चुअली जो स्वतंत्रता के बाद की है वो अधिकतर उसकी घटना है। और साथ साथ जो 1935 के बाद जो घटना है वो घटनाएं हुई है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे जो 1935 का जो एक्ट था उसमें से प्रोविजंस थे कि उसमें प्रिंसली स्टेट्स को एक संविधान बनाने के लिए लाया जा रहा था उसमें। तो उस समय के पीरियड से 1935 के बाद से जब तक इंटीग्रेशन होता गया है इसी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का, तब तक उसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1950 तक आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो हमको इसमें वर्ड आपको देखना है कि एसएस यहाँ पे लिखा हुआ है। एसएस का मतलब होता है कि उसको आप समझ गए हैं टॉपिक को, उसके अपने आधार पे इस चीज़ को डिस्क्राइब कीजिए। यानी कि एसएस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। अब इसको सिलेबस से लिंक करने की जहाँ तक बात है तो आप इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। साथ साथ अगर इसको और भी अच्छे से लिंक करना चाहें तो एक और इसको सिलेबस से लिंक कर सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इशूज़। अब कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो सही हो सकता है क्योंकि ये भी एक तरह की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें बहुत सारे जैसे सरदार पटेल जैसे व्यक्ति तो इससे जुड़े हुए थे। तो ये हमारे लिए इस दोनों पार्ट्स ऑफ सिलेबस से इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि अक्सर न्यूज़ में हम लोग सुनते रहते हैं कि आज मेघालय के पास यहाँ पर भूस्खलन हुआ, या फिर जम्मू कश्मीर में हुआ, फिर उत्तराखंड में हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट से वहाँ पे हो गया। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि दोनों जगह पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए कि दोनों जगह के कारण क्या-क्या हैं। दोनों जगह होती हैं लेकिन दोनों का कारण क्या है, उसमें अंतर क्या है वो बताइए। यानी कारणों में अंतर आपको देखना है।
दोनों जगह अलग अलग कारणों से होती हैं और दोनों के कारण आपको पता है और दोनों कारणों में क्या क्या अंतर है ये बताना है आपको। और देखिए यहाँ पर टर्म की बात करें तो डिफरेंशिएट का यहाँ पर आपको दिख रहा है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ, तो डिफरेंशिएट का मतलब सीधा सीधा ये नॉर्मल सा टर्म है कि आपको अंतर बताना है। इसको सिलेबस से अगर हम लोग लिंक करें तो सिलेबस में आप जब ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी में जाइएगा, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें आप देख ही सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो फिजिकल फेनोमेना होते हैं उसमें आप ये इसको लिंक कर सकते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो फिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ईटीसी, geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes। तो सिलेबस के इस पार्ट से हम लोग इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। साथ साथ अगर सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो उससे भी इसको आप लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने की बात हो रही है और 150 शब्दों में इसका आंसर देने की बात हो रही है। और हाँ, एक चीज़ हम लोग को और भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखें कि कितने शब्दों में वो आंसर देना है हमें। कई बार हम 250 शब्दों में होते हैं लेकिन फ्लो में हम लोग 150 शब्दों में उसका आंसर लिख देते हैं, तो जो कि बाद में हमें पछतावा का कारण बनता है, जिसके कारण हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन होने से होते होते रह जाए। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि लैंडस्लाइड की बात हो रही है, तो लैंडस्लाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से सिर्फ उसका हम लोग एक तरह से सिर्फ पिछला ट्रेंड नहीं देखते बल्कि आगे का ट्रेंड का भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक यूपीएससी इंपॉर्टेंट मानता है। तो आप देखिए लैंडस्लाइड का यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो मानता है। साथ साथ ये पूछा है कि उसके कैसे पढ़ना है उस टॉपिक को। अब लैंडस्लाइड हमें पता है कि पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है उसमें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया है कि उसके जो हिमालयन रीजन में आते हैं, वेस्टर्न घाट्स में भी आते हैं, आपको क्या पता है उसके बारे में कि क्यों, क्या कारण है उन दोनों के अलग अलग आने के, उसमें अंतर कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिए, जिसका 150 शब्दों में हमें उत्तर देना है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स जीडीपी इन परसेंटेज, डिस्कस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका हम लोग की टर्म ढूंढेंगे कि डिस्कस है इसमें। तो डिस्कस का मतलब होता है कि जो भी पूछा गया उसके बारे में हमें हाँ ना, जो भी उसका प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, वो हमें डिस्कस करने हैं और उसको फिर जो पॉजिटिव नोट पे उसको इंड करना है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें हम अगर पता करें कि इसमें क्या है, इससे हम सीख सकते हैं क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जब तक गोंडवाना लैंड नहीं पता होगा तब तक हमें ये चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि आखिर गोंडवाना लैंड के बारे में अगर हम लोग थोड़ी चर्चा ना कर दे इस हमारे आंसर में, तब तक ये वजन उतना नहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि गोंडवाना लैंड का जब इसमें चर्चा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो अगर आप उसके बारे में 2 लाइन लिख दें तो ये आपके आंसर की क्वालिटी को बढ़ा देगा और ये जस्टिफाई करेगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में जब उसका नाम लिया गया है तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा होनी ही चाहिए। साथ साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो है इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिरकार भारत के जो खनन उद्योग है अभी फ़िलहाल कितना सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान दे रहे हैं और दूसरे देश कितना दे रहे हैं। अगर इससे हम कंपैरिजन कर पाएँ तो इस क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो ज़्यादा मिल पाएंगे हमें। तो अब हम हमें इस चीज़ से ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम अगला जो कोई रिपोर्ट आए जो कि हमारी इंडस्ट्री के प्रदर्शन को दिखाए या फिर दूसरे देशों से इंडस्ट्री के प्रदर्शन को दिखाए, तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लेना है कि आखिर कैसा हमारी कंट्री जो है और वो जो सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है। अब इसको हम लोग सिलेबस से लिंक करें तो सिलेबस में आपने देखा होगा 11वां नंबर जो टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो इससे हम लोग लिंक कर सकते हैं कि जो जितने भी वर्ल्ड में, यहाँ तक कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो भी रिसोर्सेज फैले हुए हैं उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और जो हमारी जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है उनका कैसे जो लोकेशन फैला हुआ है हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में, उसको फैक्टर्स को ध्यान में रखना है हमें। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, शहरी भूमि के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उदाहरणों सहित समझाइए 150 शब्दों में। यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल
implications of the reclamation of water bodies into urban land use, explain with examples। तो एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपको कोई चीज़ हिंदी में आपने सेलेक्ट किया आंसर लिखना और आप हिंदी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी में कुछ समझने में दिक्कत हो रही है या फिर इंग्लिश इंग्लिश के बारे में भी यही चीज़ लागू होती है, तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखें। जैसे आप लोग याद रखेंगे ही, लेकिन एक जस्ट मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ कि आप चीज़ ये याद ज़रूर रखें कि आप उसके इंग्लिश वर्ज़न को भी पढ़ लें, हिंदी वर्ज़न को भी पढ़ लें। उससे हो सकता है कि आप जल्दी-जल्दी में एक चीज़ को जल्दी में पढ़ के उसको गलत समझ लें, लेकिन हो सकता है कि इंग्लिश वाला पढ़ते समय या फिर हिंदी वाला पढ़ते समय दोबारा आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और आप अपने आप को करेक्ट कर पाएँ। इससे होगा क्या कि आपकी जो स्थिरता है वो आएगी दिमाग में, और ये चीज़ आपको बिल्कुल रखनी है, क्योंकि अगर आपने स्थिरता अपने दिमाग में नहीं रखी और जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लिया और गलत पढ़ लिया, तो आपके जितने भी आंसर लिख दिए हों, अगर उसने क्वेश्चन की डिमांड को पूरा नहीं किया, तो आप जानते हैं कि उसके क्या मार्क्स मिलेंगे हमें। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिकलेमेशन ऑफ वाटर बॉडी इनटू अर्बन लैंड यूज़। यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस की बात हो रही है, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट जो जियो जो जियोफिजिकल फिनोमेना है, जिसमें सच जो 12वां नंबर जो टॉपिक है, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, जिसमें चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स है, तो इससे आपको लिंक कर सकते हैं। और साथ-साथ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो मैंने आपको पढ़ के अभी-अभी बताया था, सिलेबस के उस पार्ट से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको अर्बन लैंड यूज़ में उपयोग किया जा रहा है। तो जो शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव में पता करने हैं। तो हम जानते हैं कि बहुत सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिक्लेम करके उनको अर्बन लैंड यूज़ में प्रयोग किया जा रहा है। तो उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि आपने एक दिल्ली में यमुना का देखा होगा, उसके आस-पास भी बहुत सारे जो तट के ऊपर जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। वहाँ पर कई सारी इंडस्ट्री चलने लगती हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे होती है, वो बिल्कुल नदी से सट के होती है। तो इस तरीके और कहीं पे जो साइट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जब थोड़ी सी सूख जाती है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, कोई इंडस्ट्री लगा दी जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसमें ये क्वेश्चन के माध्यम से यूपीएससी ये जानना चाहती है कि आप एनवायरमेंटल के मुद्दों पर कितने आप सजग हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर उदाहरण में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि उदाहरणों सहित समझाना है इसको हमें। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे जो करंट अफ़ेयर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें अगर कोई ऐसा घटना आ रही है जिसमें इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो हमको उस चीज़ को एक थोड़ा-सा अगर उसको हम लोग नोट कर लें, तो ये हमारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अप टू डेट रखेगा, और जो आंसर है उसमें अगर करंट अफ़ेयर का तड़का लगा दें, तो बिल्कुल एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हम बिल्कुल करंट अफ़ेयर से अपडेटेड हैं, और वैसे भी होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट। अब देखिए, इसको अगर हम लोग सिलेबस से लिंक करें, तो सिलेबस में आप जानते हैं कि जो 12वां नंबर जो इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना है, सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। साथ-साथ साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी जो एक लाइन में है, उससे आप लिंक कर सकते हैं। और इसमें हम लोग को क्या ध्यान देना है, मेंशन किया यहाँ पर बोला जा रहा है, मेंशन जो वर्ड है वो मेंशन है। मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 2021। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि जो भी घटनाएँ होती हैं, जैसे कि अभी इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस जो 2021 में जो घटनाएँ हुई हैं जगह-जगह पे, उसको हमें मेंशन करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम उन चीज़ों को नोट करें कि कहाँ-कहाँ पे इस साल घटनाएँ हुई हैं या फिर पिछले 2 साल में घटनाएँ हुई हैं। अगर उसको हम लोग 2-3 अगर एग्ज़ाम्पल भी दे पाएँ, तो वो कुछ ना कुछ मार्क्स ले आएँगे हमारे लिए, बजाय इसके कि हम लोग उसको मेंशन ही ना कर पाएँ। और अगर वो चीज़ हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दी, तो उसकी तो फिर बात ही अलग है। यही सब जो छोटे-छोटे प्रयास होते हैं, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के उसको समझ सकते हैं, और ये हमारी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आपको कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स दिला के रहेंगे। आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनकी जो रीजनल एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप चीज़ पढ़ें उसका इम्पैक्ट को ज़रूर देखें। उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, या फिर सोसाइटल इम्पैक्ट, या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या उसके उससे डिज़ास्टर वगैरह का कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, और इस क्वेश्चन को देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है या माना जाता है? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए।
150 शब्दों में। वाई इज़ इंडिया कंसिडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट, इलाबोरेट योर आंसर। अब यहाँ पर देखिए टर्म हमको क्या मिल रहा है, इलाबोरेट। इलाबोरेट का मतलब होता है कि जो भी आप से पूछा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताइए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और जो जितने भी टॉप टर्म्स आते हैं जैसे कि इलाबोरेट हो गया, कमेंट हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया या फिर डिस्कस हो गया, तो आप इसकी एक सूची बनाएं और उसको अच्छे से जान लें कि आखिर इसका सही मतलब क्या है। अगर इस चीज़ को आपने कर लिया तो एक तरह से आप श्योर हो सकते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और उसको बिल्कुल उसी अनुसार आंसर देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगला अगर ये चीज़ ना कर रहा हो तो हो सकता है उसके अप्रोच में गलती हो और वो क्वेश्चन का आंसर देते हुए भी उसको कमेंट की जगह एनालाइज कर दे, डिस्कस कर दे। इससे क्या होगा कि वो मार्क्स नहीं ले पाएगा। तो इस चीज़ को आपको अपना दुरुस्त करना है कि आपसे ये गलती ना हो। अब यहाँ पर इसको हम लोग सिलेबस से लिंक करें तो सिलेबस में आपको ये जो साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, जिसमें ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया उससे कि वाई इज इंडिया कंसिडर एज ए सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से सवाल आपको अपने मन में अगर आते हैं तो आप उसका आंसर ज़रूर ढूंढें। जैसे कि आपको टाइम जोन के बारे में आंसर आ सकते हैं, दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर दो जगहों पे एक ही देश के 5 जो टाइम जोन कैसे हैं, 11 टाइम जोन कैसे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो उसके आंसर बिल्कुल आपको ढूंढने चाहिए। आप कोरा कीजिए, गूगल कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन आपको इनसे के आंसर ढूंढने चाहिए। जैसे कि हम लोग को भी सब जब सब कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं अपने दिमाग में तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आती है बात कि अगर सब कॉन्टिनेंट इसको क्यों बोला जाता है। और देखिए उसको एक बार क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है। तो ये चीज़ें जब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हों तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसके ऊपर हमें क्वेश्चन को सर्च करने की, उसका आंसर को सर्च करने की कोशिश करनी है। क्योंकि यूपीएससी भी बिल्कुल ओपन माइंडेड होता है, बिल्कुल हमारे जैसे सोचता है। तो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को उठा के पूछ देता है। ऐसे एग्जाम्पल आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। 150 शब्दों में इसका आंसर हमें देना है। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि आपको ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो एग्जामिन इसमें करने को पूछा जा रहा है कि हमें एग्जामिन करना है। एग्जामिन के बारे में हम लोग ये बता सकते हैं कि जब एग्जामिन करने को कहा जाए तो आपको क्वेश्चन को समझना है और उसके अनुसार आपको जो वो बोला जा रहा है क्या वो सही है स्टेटमेंट या गलत है, वो आपको ढूंढना है। और जो भी आपको ओपिनियन बनता है फिर उसको जस्टिफाई करना है। तो इसको हम लोग एग्जामिन बोलते हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम्स। तो इसको आप लिंक कर सकते हैं किस चीज़ से। तो हमारा जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, जिसमें इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इससे आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ट्राइबल नॉलेज सिस्टम के बारे में। तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो हाल फिलहाल में जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इस चीज़ को लगातार जोर दे रहे हैं कि हमारे जो ट्राइबल हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो, वहाँ मॉडर्न एजुकेशन जाए। तो उसी चीज़ को और उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एक वैल्यू दी जाए, उसको एक रीच दी जाए, उसको जो दुनिया है उसके बीच में लाया जाए उसको। जैसे कि आप ट्राइबल जो तरीका अपनाते हैं प्राकृतिक सुरक्षा का, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का, तो उन सारी चीज़ों को जो है ग्लोबल स्टेज पे लाने का जो अभी काम चल रहा है उसको लेके एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है उसके यूनिकनेस के अब एग्जामिन करने को बोला गया है व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम्स। तो हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है वो उसको कहते हैं किसको हैं। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। साथ साथ क्या बोला जा रहा है कि मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम क्या है। तो ये कोई टिपिकल ऐसा आपको वर्ड नहीं है जो किताबों में मिल जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है और इसको अपने सोच के विचार के ही आधार पर आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ क्वेश्चन जो हैं उसको आपको सिलेबस में मिल जाएगा, आपको बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो यूपीएससी चाहती है कि आप खुद से सोचें और इसका आंसर दें। तो उन्हीं तरह के क्वेश्चंस की तरह में से ये भी एक क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, जो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, आंसर इन 150 वर्ड्स। फिर से यहाँ पर आपको एग्जामिन का यहाँ पर वर्ड देखने को मिल रहा है, और साथ साथ अब यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को लेके सवाल है। तो आप जब सिलेबस को देखेंगे तो उसमें रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रिमेडीज। तो ये जो 7 नंबर का जो टॉपिक है, जिसमें ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ के बताई हैं सिलेबस से, उसमें आप रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। साथ साथ जो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। एक तरह से ये कई तरीके की इसमें जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं उससे आप इसको लिंक करके देख सकते हैं। साथ साथ जो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो गिग इकोनॉमी एक टर्म आया है, तो गिग इकोनॉमी का आप अगर अच्छे से अगर न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे तो आपने इस टर्म को ज़रूर सुना होगा। इसके एडिटोरियल्स भी बहुत सारे आए थे, और गिग इकोनॉमी आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। गिग इकोनॉमी क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आप फ्रीलांसिंग ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आपने कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया है, तो आप मेन टाइम जॉब तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी आप कुछ कर रहे हैं जिसमें आप अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी अपने जॉब को बदल भी सकते हैं, और आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उसमें काम करते हैं। तो उसको एक गिग इकोनॉमी बोला जाता है। जैसे कि आप स्विगी वगैरह का उदाहरण ले सकते हैं, और भी बहुत सारे जो उदाहरण है वो लिए जा सकते हैं। इसमें ओला का आप उदाहरण ले सकते हैं। तो उसमें बोला जा रहा है कि जो गिग इकोनॉमी आजकल जो चलन में आ गई है, और ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है। आप इसको बिल्कुल लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इस चीज़ का ज़्यादा शुरुआत किया है। तो जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, इसको एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे, तब तक इस तरह क्वेश्चंस को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सिलेबस को ज़रूर समझें, उसको बार बार देखें, साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसको सिलेबस से लिंक करें, और उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर प्रश्नों के जरिए यूपीएससी चाहता क्या है, किस तरीके का अप्रोच हमारे दिमाग में होना चाहिए, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस हम अपने दिमाग में फ्रेम करें, किस तरीके से किताबों या फिर कोई भी न्यूज़ आती है उसको पढ़ें। इन सारी चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेके हर साल सवाल आती है, और इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, और ये इंडियन सोसाइटी जो है हमारे पेपर का GS1 का, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये चीज़ और गलती होती है हम लोग से कि हम लोग सिलेबस को बड़ा ही जनरली जो होता है वो अज्यूम करके चलते हैं। जैसे कि जो पहला GS का पेपर है उसको हम लोग मान लेते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर है, जबकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें कल्चर भी है, इसमें हिस्ट्री तो है ही, ज्योग्राफी है ही, साथ साथ सोसाइटी भी है। और जो दूसरा पेपर है उसी तरह से एग्जाम्पल लें तो उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम मान के चलते हैं, जबकि उसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी है, उसमें सोशल जस्टिस भी है, जो हम इग्नोर करके चलते हैं। उसी तरीके से अगर थर्ड पेपर की बात करें तो उसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी का पेपर मानते हैं, जबकि उसमें इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, और साथ साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उसमें शामिल है। तो बिल्कुल हम लोग को सिलेबस का एक एक लाइन याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपर की बात सुने तो वो हर कोई इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि सिलेबस हमें बाई हार्ट याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। धर्मपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट्स प्रिपेयर ए बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट। तो यहाँ पर बात बोली जा रही है मॉडरेट्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स और रेवोल्यूशनरीज, ये सारे हमारे जो टर्म्स हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं। जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उसमें, तो उसमें उसी को लेके यहाँ क्वेश्चन बनाया जा रहा है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको मैंने जैसे कि हर बार बताया है कि सबसे पहले हमें कीवर्ड देखना है। तो कमेंट यहाँ पर है, तो और मैंने आपको जैसे सजेस्ट किया कि आप ज़रूर इस चीज़ को करें कि आप जितने भी वर्ड्स आते हैं उनकी आप प्रॉपर डिफिनेशन देख लें, और उसको समझ लें कि अगर कमेंट करने को बोला गया है तो उसका मतलब क्या करना है। इवेलुएट बोलने को बोला जा रहा है, तो इवेलुएट का मतलब हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हमारे जो क्वेश्चन के आंसर है जो पूछा गया वही आंसर हम लोग दे पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वर्ड्स का ध्यान रखना है आपको। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हमने उनमें 150 वर्ड्स है, जबकि इसमें 250 वर्ड्स हैं। तो फ्लो में आपको ये नहीं देखना है, आपको मतलब इग्नोर नहीं कर देना है कि वर्ड्स का ध्यान नहीं रखना है, आपको वर्ड्स का भी ध्यान रखना होगा वहाँ पे। मैं जानता हूँ आप लोग सब सिंसियर हैं, लेकिन बस आपकी एक दिमाग में चीज़ें और भी गहरी तरीके से बैठ जाएँ, इसलिए मैं बस आपको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मॉडरेट्स पे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ये चीज़ दिमाग में आ जाती है कि मॉडरेट्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है,
और क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट्स प्रिपेयर ए बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो मॉडरेट्स ने क्या काम किया है, उनका क्या रोल था फ्रीडम मूवमेंट में, बेसिकली उस पर सवाल है। तो उनके जब तक हम लोग पूरे हिस्ट्री को नहीं देख पाएंगे कि कैसे इनका उदय हुआ और कैसे ये लोग कौन से तरीके अपनाते थे और उन तरीकों का क्या प्रभाव पड़ा, ये जब तक हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे और जो आगे जो फ्रीडम मूवमेंट चली जो आगे के फेज़ में, तो उसमें मॉडरेट्स के कौन कौन से जो पहलू हैं जो कि आगे जाके उसका आधार बनी, तब तक हम इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में इसका उत्तर हमें देना है। इंग्लिश में है कि ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स है उस पर सवाल है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सीधे सीधे आपको वर्ड इसमें ब्रिंग आउट दिया गया है, यानी स्पष्ट करना है। तो स्पष्ट का मतलब सीधा सीधा होता है जो पूछा गया है आप उसको क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए। अगर उसमें थोड़ा सा कुछ शॉर्टकमिंग्स आपको देखने को मिल रही है तो वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि महात्मा गांधी तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के। और अगर इसको सिलेबस से लिंक करें तो जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर्सनालिटी इशूज़ हैं, तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। साथ साथ जो द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, उससे आप इसको आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स आप जानते हैं कि जब मूवमेंट का दौर नहीं चलता था तो महात्मा गांधी ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का दौर चलाते थे। तो उसमें क्या होता था कि सामाजिक सुधार जैसे काम किए जाते थे और राष्ट्रीय भावना को प्रबल किया जाता था। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते थे महात्मा गांधी के दौरान, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलते थे। तो इस चीज़ को हम लोग अब जब भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे होंगे या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे होंगे या फिर आप महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाएगी। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इन वीडियोज़ के लगातार संपर्क में रहें। ये आपको बिल्कुल इस तरीके का काम करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब आपने क्रैक कर लिया होगा तब आपको पता चलेगा कि इस चीज़ ने कितना आपको सपोर्ट किया है, कितना आपके प्रिपरेशन में टाइमिंग को बचाया है, आपके नोट्स मेकिंग को स्मार्ट बनाया है, आपके प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी को स्मार्ट बनाया है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें पढ़ना कैसे, तो हम कुछ भी पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे भी इस तरीके से कि आपका एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और साथ साथ आप जो पढ़ेंगे वो भी रिलेवेंट नहीं होगा। और यहाँ हम अपने टाइम वेस्ट करने को नहीं आए हैं। हमारे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं जो हम लोग यंग एज में हैं और अपने महत्वपूर्ण साल इसको दे रहे हैं, तो बिल्कुल कम से कम समय में इस चीज़ को पूरा कर लें और हम आगे बढ़ें, ये हमारी सोच होनी चाहिए। दूसरे के अगर एक्सपेरिमेंट से हम लोग नहीं सीखेंगे, उनके एक्सपीरियंस से नहीं सीखेंगे, तो फिर हम खुद एक्सपीरियंस बन जाएंगे। इसलिए ऐसा हो कि हमें सीखने से मतलब है, चाहे किसी का भी ज्ञान हो। तो आप टॉपर्स के अगर सजेस्टेड अगर आप टिप्स देखेंगे तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि आप हमेशा अपने सिलेबस को याद रखें, अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को हमेशा डिस्कस करते रहें। तो इससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए 250 शब्दों में। इंग्लिश में है कि देयर अरोज ए सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स, इवेलुएट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है वर्ल्ड वार से है और आप देख सकते हैं इंटरनेशनल जो आप बोल सकते हैं जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है उससे ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो आप इसको सिलेबस से लिंक करना चाहें तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो टॉपिक है उससे आप लिंक कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, रिडॉल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, रिडॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. their forms and effect on the society। इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इवेलुएट का ऑप्शन दिया गया है कि हमें सबसे पहले इवेलुएट करना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम है वो जब वर्ल्ड वार चल रहे थे दोनों, उसके बीच में इसको बहुत ही सीरियस चैलेंज इसके लिए उत्पन्न हुआ।
तो हम जब भी अब अगली बार जब वर्ल्ड वार पढ़ेंगे उसके बीच में जो फ़ेज़ आया, उसके बारे में जब उस समय डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम की क्या स्थिति थी, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज़ पे क्लिक करेगा कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और ये उसको विभिन्न एंगल से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे फिर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 वो ये है कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का साधारण वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पैक्ट एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस विद एग्जांपल्स आंसर इन 250 वर्ड्स। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोग लगभग 10 या 12 क्वेश्चन किए हैं जो कि 150 वर्ड्स के थे, जबकि बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 250 वर्ड्स के आ रहे हैं। तो ये इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रीफली मेंशन का यहाँ पर टर्म है, तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ब्रीफली मेंशन का मतलब क्या होता है। तो ब्रीफली मेंशन का आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है ये। ऐसे तो आपको बिल्कुल इसका डेफिनेशन भी देख लेना चाहिए, लेकिन ब्रीफली मेंशन अगर आपने नहीं जानते हो तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि हम लोग इसका डेफिनेशन ज़रूर याद रखें। तो ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसको अगर सिलेबस से लिंक करें हम लोग, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। साथ साथ जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी जो टर्म है सिलेबस में, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन से आप मान सकते हैं, जैसे कि हिमालयन है, आल्प्स हैं, रॉकीज़ हैं, एंडीज़ हैं। तो ये सारे जो है माउंटेन रेंजेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला जा रहा है कि उसके अलाइनमेंट को आप ब्रीफली मेंशन कीजिए और उसका लोकल वेदर कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और उसको आपको लिखना है। तो हमें जब भी इस चीज़ को पढ़ें, आगे हम अपने जो भी किताबें हम फॉलो करते हैं तो उसमें इस तरीके से पढ़ें कि मान लिया मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है अगली बार ओशियंस के बारे में पूछ लिया जाए कि उनकी लोकेशंस की वजह से किन देश है उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसी रीजन पे या फिर कॉन्टिनेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज़ को हमें इस तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्कटिक की बर्फ और आर्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मौसम की मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट कीजिए। हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक सी एंड ग्लेशियर्स ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन। आंसर इन 1 to 50 वर्ड्स। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको जो 150 शब्दों में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको उसके लिए हमें 10 मार्क्स मिलते हैं, जबकि जो 250 शब्द के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमें 15 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे जनरल आपको बस याद दिलाने के लिए मैंने ये बोला आपको। अब यहाँ पर जब हम लोग इसका टर्म देखते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन का मतलब सीधा सीधा होता है कि जो भी पूछा गया है उसको आप विस्तार से उसको बस बता दीजिए कि हाँ ये चीज़ सही है, उसको एक्सप्लेन कर दिया हमें। हाँ कुछ शॉर्ट में कमी से अगर है तो उसको भी हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसका जो पर्पस होता है वही होता है कि जो भी बोला गया उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए ज़रा। लेकिन अगर उसमें है कुछ वीक पॉइंट्स तो आप उसको ज़रूर हाईलाइट करें। और यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, इसको अगर हम लोग सिलेबस से लिंक करें तो जो इम्पोर्टेंट जो फिजिकल फेनोमेना है उससे आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, इससे आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आर्कटिक सी है और जो अंटार्कटिक में ग्लेशियर्स हैं दोनों पिघल रहे हैं, लेकिन दोनों है सो अगर पिघल भी रहे हैं तो दोनों जो वेदर पैटर्न है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं अर्थ पे उसको अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं ये ज़रा एक्सप्लेन करें। तो हमें तो सबसे पहले कुछ रिसेंट एग्जांपल्स अगर हो तो वो हमें कोट करने चाहिए, जैसे कि कई सारी रिपोर्ट्स आते रहती हैं कि यहाँ पे जो है अंटार्कटिक में इस आइलैंड के पास इतना बर्फ़ पिघल गया और जो आर्कटिक है उसमें इस एरिया के बर्फ़ लगातार पिघलते जा रहे हैं। वहाँ पे बिल्कुल समुद्र का स्तर है वो बिल्कुल वहाँ पे बर्फ़ की स्थिति है जो वो घटती जा रही है, वहाँ पे पानी ही पानी होता जा रहा है। तो अगर आप देखते होंगे जो आपने द हिंदू या फिर कोई भी करंट अफेयर मैगजीन में पढ़ते होंगे तो उसमें इस तरह की चर्चाएँ आती रहती हैं कि हाल में यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर आप उसको कोट करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर ये अगर आप ध्यान रखें कि जो आर्कटिक आइस है और जो अंटार्कटिक ग्लेशियर है, आप इस दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को भी ध्यान में रखें, क्योंकि हम देखिए मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस बोला जा रहा है और जो ग्लेशियर हैं
वो अंटार्कटिक के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। तो आप आंसर भी लिखें तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे जो इस चीज़ का मेंशन किया गया है उसी के अनुसार आप आंसर भी दें उसको। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये पता चलता है कि हमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि अ, यहाँ पर आर्कटिक के पिघलने की बात हो रही है, आर्कटिक के बर्फ पिघलने की बात हो रही है, या फिर अंटार्कटिक के ग्लेशियर के पिघलने की बात हो रही है, या फिर आप बोल सकते हैं जो आइलैंड्स डूबने के खतरे पे हैं। तो इस तरह की चीज़ें को जब हम एनालाइज करते हैं और साथ साथ जो अ, हमारे जो क्रॉप्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो घट रही है, मनुष्यों की प्रजनन क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर मनुष्यों की जो क्लाइमेट कंडीशन है वहाँ पे अलग अलग तरीके से कैसे प्रभावित हो रहा है। जैसे कि आपने हीट वेव का नाम सुना होगा, कोल्ड वेव्स का नाम सुना होगा, वो बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरीके से हमें उसको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे इम्पैक्ट वो लोग डाल रहे हैं, ताकि जब आप इसको अगर रिसेंट एग्जाम्पल के साथ आप अगर कोट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने में बिल्कुल आसानी होगी। नेक्स्ट जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए 250 शब्दों में। डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल implications ऑफ uneven डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। आंसर इन 250 वर्ड्स। यहाँ पर बात की जा रही है जो मिनरल ऑयल है उसको लेके। तो आप देख सकते हैं कि डिस्कस का यहाँ पर है, तो डिस्कस का मतलब सीधे सीधे कि आप उसके जो भी निगेटिव या प्लस आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो जो भी ये बात है आप उसको सामने रख दीजिए। साथ साथ यहाँ पर 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, और अगर सिलेबस से लिंक करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे आप इसको आसानी से लिंक कर पाएंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मिनरल ऑयल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे बात की जा रही है। तो इसको हम लोग एक आधार बना के ये सोच सकते हैं कि अगर मिनरल ऑयल के बारे में ये बोला जा रहा है तो हो सकता है अगली बार नेचुरल गैस के बारे में क्वेश्चन आ जाए, या फिर आप बोल सकते हैं किसी सिलिकॉन जैसे मटेरियल के ऊपर बात आ जाए, गोल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात आ जाए। तो इस चीज़ को हमें बहुत ही ध्यान से इसको समझना होगा। तो इसके मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में उसका इम्पैक्ट पूछ रहा है, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हम जिसके बारे में पढ़ रहे हो, चाहे मिनरल हो, चाहे फिर कोई रिजर्व हो, चाहे फिर कोई गैस हो, कोई भी रिसोर्स हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हमें जान के उसको बिना जाने उसको हमको कंप्लीट नहीं मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। व्हाट आर द मेन socio-economic implications arising out of the development of IT industries in major cities of India? Answer in 250 words। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको टर्म नहीं दिखने होगा कि इसको कमेंट करना है, डिस्कस करना है, बिल्कुल नॉर्मल से स्टेटमेंट है इसमें। और इसमें दूसरा है कि हम सिलेबस से जब इसको लिंक करते हैं तो इसको फिर से उसी से लिंक कर सकते हैं कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो इससे आप इसको आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आईटी इंडस्ट्री जो इंडिया के मेजर शहरों में जो डेवलप हो रही है, नगरों में डेवलप हो रही है, उसके क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से इस एंगल से इसको समझने की ज़रूरत है। अब जैसे आपने देखा होगा हैदराबाद जैसी सिटीज़ है, या फिर आप बोल सकते हैं पुणे है, या फिर आप बोल सकते हैं चेन्नई है और बैंगलोर है। तो ये सारी जो सिटीज़ हैं वो एक ख़ास पैटर्न से डेवलप हो रही हैं। वहाँ पर सर्विस सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा और आईटी सेक्टर का जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। और हो सकता है कई सारे सिटीज़ ऐसे हों जहाँ पे दूसरी तरह की सिटीज़ का दूसरे तरीके से डेवलप हो रहा हो। जैसे कि अगर बात करें तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू रिलेटेड इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हो। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर क्रॉप रिलेटेड इंडस्ट्रीज या फिर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हो। तो इस चीज़ तरीके से हमें वो सोचना है। और अगर इस तरीके का आंकड़ा या फिर कोई रिपोर्ट या फिर कोई करंट अफेयर आपको देखने को मिले तो बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ उसको बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ उसको कोट करें और उसको मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए 250 शब्दों में। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्कस करना है, ये चीज़ हमने जान लिया। और डिस्कस करने के बाद हम जब इसको सिलेबस से लिंक करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉपुलेशन आपको वर्ड सीधा सीधा मिल रहा है। तो पॉपुलेशन आप देख सकते हैं जो सोसाइटी इंडियन सोसाइटी का जो हमारा सिलेबस में GS1 में जो हिस्सा है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, जिसमें सैलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और साथ साथ जो
population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and remedies, इन सब से आप इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है और इसके अचीव करने के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि जैसे कि पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में अगर आपको एडिटोरियल कमेंट मिल जाए, पॉपुलेशन को ही लेके अगर कोई एडिटोरियल कमेंट मिल जाए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कोई कमेंट मिल जाए, कोई आर्टिकल मिल जाए, तो उसको हमको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और चूँकि ये सब सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन टर्म्स हैं, या फिर अर्बनाइजेशन को लेके बात हो जाए या फिर इंडिया की डाइवर्सिटी को लेके कोई आर्टिकल हो, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि इसमें जो मेन समझ है यूपीएससी में जो क्वेश्चन आप देखेंगे बिल्कुल समझ का है। इसमें आपकी मौलिक समझ की माँग की जाती है कि आप चीज़ों को पढ़ा आपने, उसको रट के छोड़ दिया या फिर उसको आपने अपने लिए समझा कुछ, उससे आपने कुछ मतलब निकाला, ये चीज़ देखा जाता है। आइंस्टीन का भी कोट है कि आपकी पढ़ाई का स्तर अगर मापना हो तो जब स्कूल आपका ख़त्म हो जाता है, सब आप पढ़ना छोड़ देते हैं, तो आपके पास जो बच जाता है बाद में, वही आपने पढ़ा है, आपको मान के चलना चाहिए। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे चले तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? आजकल जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत ही न्यूज़ में रह रही है और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों में इसको लेके और डर भी है। तो उस पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज़ इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी आल्सो? हिंदी में है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। इसको सबसे पहले इसमें जो टर्म्स हैं इसमें आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज़ इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी आल्सो, ये सीधा आपको क्वेश्चन मिल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, 250 शब्दों में आंसर देना है। तीसरा ये कि अगर इसको सिलेबस से लिंक करें तो आप जो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन पूछा गया क्यों, तो इसको एनालाइज करें तो हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अभी अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही है पिछले कुछ सालों में। अब इसको ग्लोबल सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है, तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी के जो मामले आते हैं उसमें क्या क्या लोगों के साथ क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उनको क्या नुकसान हो रहे हैं, दोनों तरह की बातें हमें इसमें नोटिस रखनी होंगी। साथ साथ ये इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इंडियन सोसाइटी में लोगों का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, आरबीआई ने इसके बारे में क्या रिपोर्ट जाहिर की है कि इंडिया के लोग कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इससे उनको फ़ायदा हो रहा है, कि किस तरीके की समस्याएं उनको आ रही है या किस तरह के फ़ायदे उनको मिल रहे हैं। तो ये सारे जो आपको एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर वेबसाइट्स के जो आपको एनालिसिस देते हैं वो लोग पूरा एक टॉपिक का, उसमें आप इसको अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ कमी आपको दिख रही है तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसका आप जो कमेंट सेक्शन में उसका सजेशन ज़रूर दीजिए कि इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। हम आपका कमेंट का बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और उसमें जो भी चेंजेस जो प्रैक्टिकल होंगे और सही होंगे हम लोग बिल्कुल उसको अपनाएंगे। और इस तरह से वीडियो हम लोग और भी इसका क्वालिटी जो है वो सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इसके आगे भी वीडियोस आपको पाने हैं समय समय पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इसमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए 250 शब्दों में। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट, आंसर इन 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो इसको सिलेबस से लिंक करें तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, उससे आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। साथ साथ जो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी है उससे भी इसको लिंक कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है। तो ये चीज़ आप अगर इसको देखें तो आप जब तक इस आप अपने समाज में चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते तब तक इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे आप। कहाँ से मिलेगा इसका आंसर, कोई भी जो आपको बुक है या फिर कोई भी मटेरियल वो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। वो आपकी मौलिक समझ की मांग के लिए ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि आपकी मौलिक समझ से ही उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ें आप यूपीएससी के लिए तो उसमें अपने लिए देखें कि आपने उससे क्या सीखा। आप बिल्कुल शांत हो जाएँ, उस चीज़ को पढ़ लिया आपने, अब उसके बारे में थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करें।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनुमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। अब यहाँ पे देखिए इनुमरेट एक टर्म है, मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, तो इनुमरेट के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि क्या क्या होगा। तो इनुमरेट का सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका मतलब होता है कि जो भी पूछा गया है उसको आप सीधा साधा लिख दीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो भी चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं इसमें उसको आपको लिखना है, तो बिल्कुल लिख दीजिए, इसमें आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज में कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है। तो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज हमें जब तक नहीं पता होंगे तब तक इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। साथ साथ उसमें क्या कंटिन्यूटी अभी तक देखी जा रही है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सब बिल्कुल ओपन और फ्री माइंड से आप जब सोचेंगे तब आपको ये आंसर दे पाएंगे इसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो जीएस पेपर 2 होगा, 3 होगा और जो अलग अलग साल हैं सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन एंड जय हिंद।